हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल गई थी कि राधा के पैर भारी हैं, और इसी के साथ कल तक जो राधा पूरी कॉलोनी की औरतों में सहानुभूति और स्नेह की पात्र बनी हुई थी, अचानक ही एक उल्टा औरत में तब्दील होकर रह गई थी। और होती भी क्यों ना, अभी 1.5 साल भी तो नहीं हुए थे उसके पति को गुजरे, और उसका यह लक्षण उभर कर सामने आ गया था। अब औरतों में तेरे मेरे पुराण के बीच राधा पुराण ने जगह ले ली थी। एक कहती, देखिए तो बहन जी इस राधा को, कैसी घाघ निकली कुलच्छड़ी, पति का साथ छूटा नहीं कि पता नहीं किसके साथ टांका भिड़ा लिया। हाँ वही तो, बाप रे, कैसी सती सावित्री बनी फिरती थी और निकली ऐसी घाघ। मुझे तो बहन जी अब डर लगने लगा है, कहीं मेरे उन पर भी डोरे न डाल दे। या छोड़िए, ऐसे कैसे डोरे डाल देगी। मैं तो जब तक बिट्टू के पापा घर में होते हैं हमेशा राधा के सिर पर सवार रहती हूँ। क्या मजाल कि वह उनके पास से भी गुजर जाए। पर बहन जी एक बात समझ में नहीं आती, सुबह से रात तक तो राधा कॉलोनी के ही घरों में काम करती रहती है, फिर जो पाप वह अपने पेट में लिए फिर रही है वह तो कॉलोनी के ही किसी मर्द का होगा ना। हाँ हो भी सकता है, पर बज्जात बताती भी तो नहीं। जी तो चाहता है कि अभी उसे घर से निकालकर बाहर करूं, पर मजबूरी है कि घर का काम कौन करेगा। हाँ बहन जी, मैं भी पूछ कर हार गई हूँ उससे, पर बताती ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है कि जैसे कोई दूसरी काम वाली मिल जाएगी इस चुटिया पकड़कर निकाल बाहर करूंगी। लेकिन सच बात तो यह थी कि कॉलोनी की किसी भी औरत में उस आदमी का नाम उगलवाने के लिए राधा पर कुछ खास दबाव नहीं डाला था। शायद यह सोचकर कि कहीं उसने उसके पति का नाम ले लिया तो, मगर नौकर या नौकरानी का उस शहर में मिल पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए मजबूर होकर राधा को ही उन्हें झेलना था, और झेलना भी ऐसे नहीं बल्कि सोते जाते राधा के खूबसूरत चेहरे में अपनी अपनी सोच को महसूसते हुए। मसलन जिन 4 घरों में राधा नियमित काम किया करती थी उन सारी औरतों के मन में यह संदेह तो घर का ही गया था कि कहीं राधा ने उनके ही पति को तो नहीं फांस रखा है। फिर तो रोज की सुबह शाम वे अपने पतियों को खरी खोटी सुनाने से बाज नहीं आती। आप किसी दूसरी नौकरानी का इंतजाम नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है आप चाहते ही नहीं कि राधा इस घर से जाए। क्यों, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा। कहा ना मेरा मुंह मत खुलवाइए। देखो, रोज रोज की यह किचकिच मुझे पसंद नहीं है। साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। क्या मैं खिचखिच करती हूँ? और यह राधा कैसे हमें मुंह चिढ़ाती सीना ताने कॉलोनी में घूम रही है, उसका कुछ नहीं। आप मर्दों में से ही तो किसी के साथ उसका। इस प्रकार की रोज की आहिस्ता होकर रह गया था उन घरों का जिनमें राधा काम किया करती थी। आखिर उस दिन यह सारी खिचखिच समाप्त हो गई जब औरतों ने ही खुद एक दूसरी नौकरानी तलाश ली। फिर तो ना कोई पूर्व सूचना ना मुआवजा, सीधे उसी क्षण से बाहर निकाल दिया सभी ने राधा को। बेचारी राधा रोती गिड़गिड़ाती ही रह गई थी, पर किसी को भी उस पर दया नहीं आई थी। कुछ दिनों तक तो राधा का गुजारा कमा कर बचाए गए पैसों से होता जा रहा था, पर जब पास की उसकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई तब कॉलोनी के दरवाजे घूमकर पेट पालने लगी थी। इसी तरह दिन कटते रहे उसके, और जब समय पूरा हुआ तो खैराती अस्पताल में जाकर राधा भर्ती हो गई थी। उस कॉलोनी में कुछ घर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने यहाँ नियमित नौकर रखे हुए थे। उन्हीं में एक घर रमेश बाबू का भी था, जहां श्याम नाम का एक 12 वर्ष का बच्चा काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही श्याम को उसका बाप आकर हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया।
घर का झाड़ू पोछा, बर्तन व कपड़े धोने आदि का काम अकेले विमला जी से कैसे हो पाता। सो उनके घर में नौकर या नौकरानी की तलाश शुरू हो गई थी। विमला जी की बेटी को तो अपनी पढ़ाई तक नहीं मिलती थी कि वह घर के किसी भी काम में माँ का हाथ बटा सकती। सो 2 ही दिनों में घर गंदा दिखने लगा। जब सुबह सुबह ड्राइंग रूम की गंदगी रमेश बाबू से देखी नहीं गई तो उन्होंने ही खुद ही झाड़ू उठा ली। यह देखकर विमला जी बुरी तरह अपनी बेटी पर तिलमिला उठी थी। छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? पापा झाड़ू दे रहे हैं और तुम बोल तो ऐसी रही है मम्मी कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। अगर यही सब कराना था तो मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत थी? बचपन में ही झाड़ू थमा देती हाथ में। अभी बात और भी आगे बढ़ती कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अरे देखो तो कौन है, रमेश बाबू ने कहा। दरवाजा खोला तो सामने गोद में नवजात बच्चे को लिए राधा नजर आई थी। उसे देखकर मन और भी खट्टा हो गया था विमला जी का। बोली, तू क्यों आई है यहाँ? राधा गिड़गिड़ा उठी थी। कल से एक दाना भी पेट में नहीं गया है मालकिन, छाती से दूध भी नहीं उतर रहा है। मैं तो भूखी रह भी लूंगी, पर इसके लिए थोड़ा दूध दे देती तो। विमला जी अभी उसे दुत्कारने की सोच ही रही थी कि तभी घर के ढेर सारे काम आंखों में नाच उठे थे। फिर तो उनके मन की सारी खटास पल भर में ही धुल गई थी। बोल पड़ी, जो तूने किया है तूने उसे तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर, देती हूँ दूध, बच्चे को पिला दे। रात की रोटी पड़ी है, तू भी खा ले। और हाँ, घर की थोड़ी साफ सफाई कर देगी तो दिन का खाना भी खा लेना। बोल कर देगी। चेहरा खिल उठा था राधा का। थोड़े ही देर में घर को झाड़ पोंछ कर चमका दिया था उसने। बर्तन मांज धोकर किचन में सजा दिए थे। यानी चंद ही घंटों में विमला जी का मन जीत लिया था उसने। शाम को राधा जब वहां से जाने लगी तो विमला जी उसे टोक कर बोली थी, वैसे तो तुझ जैसी औरत को कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देगा, पर मैं तुझे एक मौका देना चाहती हूँ। मन हो तो मेरे यहाँ काम शुरू कर दे। 150 रुपये माहवार दूंगी, खाना और तेरे बच्चे को दूध भी। इतना सुनना था कि राधा सीधे विमला जी के पैरों पर ही झुक गई थी। इस प्रकार पूरी कॉलोनी में कुलच्छणी के नाम से मशहूर राधा को विमला जी के घर में काम मिल ही गया था। इसी के लिए विमला जी को कॉलोनियों की औरतों से कटाक्ष भी झेलने पड़े थे। पर वक्त गधे को भी बात कही जाने वाली कहावत का ज्ञान विमला जी को था। राधा के घर में काम पर आने से रमेश बाबू की गृहस्थी की गाड़ी फिर से पहले की तरह चलने लग गई थी। लेकिन राधा का आना उनके हक में शुभ नहीं हुआ था। जब तक रमेश बाबू घर में होते, अपनी पत्नी यहाँ तक कि बेटी की नजरों में भी संदिग्ध बने रहते। धीरे धीरे हालात ऐसे होते गए थे रमेश बाबू के दिन भर में पता नहीं कितनी बार राधा को लेकर कभी पत्नी की तो कभी बेटी की झिड़क उन्हें खानी पड़ती थी। आखिर एक दिन अपने बेडरूम के एकांत में विमला जी से पूछ ही लिया उन्होंने, मैं चरित्रहीन हूँ क्या कि जब से यहाँ राधा आई है तुम और तुम्हारी बेटी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। राधा के बारे में तो आप जानते ही हैं। आप ही बताइए, जिन घरों में राधा काम किया करती थी उन घरों के मर्द कहीं से बदचलन दिखते हैं? नहीं ना। पर राधा का संबंध उनमें से ही किसी न किसी से तो रहा ही होगा। मैं उस मर्द को भी दोष नहीं देती। असल में राधा है ही इतनी सुंदर कि उसे देखकर किसी भी मर्द का मन डोल जाए। इसलिए आपको थोड़ा सचेत करती हूँ। खैर, आपको बुरा लगता है तो आपसे नहीं करूंगी, पर आप खुद ही उससे थोड़े दूर रहा कीजिए। राधा को रमेश बाबू के घर काम करते हुए लगभग 1 वर्ष हो आया था। इसी बीच राधा ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी। तभी एक दिन उसे सोहन से पता चला कि उसकी माँ गांव में बीमार है। माँ का हाल सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ के पास जाने के लिए उसका मन मचल उठा था, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आ गया था। बच्चे के बारे में क्या कहेगी वह? समाज के लोग तो पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे।
फिर मन में आया कि जब तक माँ के पास रहेगी घर से निकलेगी ही नहीं। रही बात माँ की तो उसे तो वह समझा ही लेगी, वैसे भी कौन सा उसे जिंदगी बिताना है गांव में। सारा कुछ ऊंच नीच सोचने के बाद विमला जी से सप्ताह भर की छुट्टी की बात की थी उसने। क्या एक सप्ताह अभी आगे कुछ विमला जी बोलती कि बेटी ने अपनी माँ को टोक दिया था, मम्मी जरा इधर तो आइए। फिर पता नहीं उनके कान में क्या समझाया था कि उसने उसके पास से लौटकर सहर्ष राधा को गांव जाने की इजाजत दे दी थी उन्होंने। राधा के जाने के बाद विमला जी अपने पति से बोली, राधा एक सप्ताह के लिए अपने गांव जा रही है, अगर आप कहें तो हम लोग भी इस बीच पटना घूम आए। काफी दिन हो गए हैं माँ बाबूजी को देखे। देखो मैं तो नहीं जा सकूंगा, यहाँ मुझे कुछ जरूरी काम है, चाहो तो तुम बच्चों के साथ हो आओ, रमेश बाबू बोले। फिर तो रात की ट्रेन से ही विमला जी दोनों बच्चों के साथ पटना के लिए प्रस्थान कर गई थी। विमला जी को गए अभी दूसरा ही दिन था कि अचानक ही रात में रमेश बाबू को बुखार, खांसी और सिरदर्द ने आ दबोचा। सारी रात बुखार में वह तपते रहे थे। सुबह भी बुखार ज्यों का त्यों बना रहा। चाय की तलब जोरों की लग रही थी, पर उठकर चाय बना पाने का साहस उनमें नहीं था। वह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठने के हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने राधा खड़ी थी। उसे देखकर वह चौंक पड़े। अभी वह कुछ पूछते कि राधा ही बोल पड़ी, बाबूजी जब मैं गांव पहुंची तो माँ एकदम ठीक हो गई थी, फिर वहां रुककर क्या करती, यहाँ मालकिन को दिक्कत होती या नहीं, पर यह तो कोई भी नहीं है। सभी पटना एक बारगी जोरों की खांसी उठी और वह खांसते खांसते सोफे पर बैठ गए। उन्हें उस हाल में देखकर राधा पूछ बैठी, तबीयत तो ठीक है मालिक? खांसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए वह बोले थे, देखना कल रात से ही बुखार है, खांसी और सिरदर्द भी है। इतना सुनना था कि राधा ने आगे बढ़कर उनके माथे पर अपनी हथेली टिका दी। फिर चौंकती हुई बोली, बुखार तो काफी है मालिक, कुछ दवा वगैरह ली आपने? जवाब में सिर्फ इतना बोल पाए रमेश बाबू, एक कप चाय बना देगी? फिर तो चाय क्या, पूरी उनकी सेवा में जुट गई थी राधा। रमेश बाबू ने फोन करके डॉक्टर को बुलवा लिया था। डॉक्टर ने जो जो दवाइयां लिखी राधा खुद भाग कर ले आई। डॉक्टर की हिदायत के अनुसार रमेश बाबू के माथे पर वह अपने हाथों से ठंडे पानी की पट्टी भी रखती रही। खुद का खाना पीना तो भूल ही गई। अपने बच्चों को भी दूध तभी पिलाती जब वह भूख से रोने लगता। इस प्रकार 2 ही दिनों में उसकी देखभाल से रमेश बाबू काफी हद तक स्वस्थ हो चले थे। इस बीच राधा ने उन्हें कुछ अलग ढंग से भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। एक तो घर का एकांत, फिर राधा जैसी खूबसूरत और चरित्रहीन स्त्री की निकटता। उसको प्राप्त करने के रमेश बाबू का भी मन डोल उठा था। रात को घर का सारा काम निपटाने के बाद राधा रमेश बाबू के पास जाकर बोली, अब मैं जाती हूँ मालिक, मालकिन तो बुधवार की रात को आएंगी, मैं बृहस्पतिवार को सुबह आ जाऊंगी। आपकी तबीयत भी अब ठीक ही है। जवाब में रमेश बाबू बोल पड़े थे, अरे कहाँ, आज तो तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब है जी। चौंक कर राधा ने अपनी हथेली उनके माथे पर टिका दी थी। फिर बोली, ना कहाँ है बुखार? अभी वह उनके माथे से अपनी हथेली हटाती कि एक झपट्टे के साथ उसकी कलाई पकड़कर रमेश बाबू बोल पड़े थे, तू भी कमाल है, अंदर का बुखार कहीं ऊपर से पता चलता है। राधा समझ गई थी कि अब उसके मालिक पर कौन सा बुखार सवार है। चेहरे पर उनके प्रति घिन सी उभर आई थी। एक झटके से अपना हाथ उनकी पकड़ से मुक्त कराती हुई राधा बोल पड़ी थी, छी मालिक, आप भी? आप मर्दों के लिए तो औरत भले अपनी जान ही क्यों ना दे दे, पर आपके लिए वह मांस के टुकड़े से अधिक कुछ भी नहीं। इसके साथ ही अपने बच्चों को उठाकर वह तेजी से बाहर निकल गई थी। बृहस्पतिवार की सुबह राधा जल्दी जल्दी तैयार होकर रमेश बाबू के यहाँ पहुंच गई। विमला जी की नजर उस पर पड़ी तो दांत पीसती हुई बोल पड़ी थी, आ गई महारानी। अरे
तुझ जैसी औरत पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। राधा समझ गई कि मालकिन क्यों उस पर गुस्सा हो रही हैं, फिर भी पूछ बैठी थी, मुझसे कोई भूल हो गई क्या मालकिन? अरे बेशरम, भूल पूछती है? अब बर्बाद करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला था। मैं बीमार हूँ, छुट्टी चाहिए। माँ सचमुच बीमार थी मालकिन, पर जब मैं वहां पहुंची तो वह ठीक हो चुकी थी। वहां रुकने से कोई फायदा तो था नहीं। मन में यह भी था कि यहाँ कोई दिक्कत हो रही होगी, इसलिए चली आई। यहाँ आकर देखा तो मालिक बहुत बीमार थे, आप लोग भी नहीं थे यहाँ। बस मौका मिल गया तुझे मर्द पटाने का। यह क्या बोल रही है मालकिन? मैं तो लौट ही जाती, पर मालिक को उस हालत में छोड़ना ठीक नहीं लगा। मालिक को कुछ हो जाता तो? चुप चुप बेशरम, बोल तो ऐसे रही है जैसे वह मालिक ना हुए कुछ और हो गए हो तेरे। अरे बज्जात, या भी नहीं सोचा तूने किसके घर में सेंध मार रही है? पर तू भला क्या सोचेगी? अगर यही सोचा होता तो शहर क्यों भटकना पड़ता तुझे? अरे पति मेरे हैं, जो होता मैं देखती आकर। पर बस बस मालकिन, बस आखिर राधा के धैर्य का बांध टूट ही गया। अगर मालिक को कुछ हो गया होता तो क्या कर लेती आप आकर? अरे पति का दर्द क्या होता है यह आप क्या समझेंगी? आपके माथे पर तो सिंदूर चमक रहा है ना। मुझसे पूछिए कि मर्द के बिना औरत की जिंदगी क्या होती है। आपने मुझे कैसी कैसी गालियां नहीं दी, इसलिए ना कि आज मेरे पति का हाथ मेरे सिर पर नहीं है। आज वह जिंदा होते तब अगर छिपकर मैं किसी और से भी यह बच्चा पैदा कर लेती तो कोई मुझे कुछ नहीं कहता। यहाँ जिस पूरी कॉलोनी वाले मेरा पाप समझते हैं, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। अरे हम औरतें तो होती ही कमजोर हैं। बताइए, आप ही बताइए मालकिन, कोई गैर मर्द यदि किसी औरत की इज्जत जबरन लूट ले तो उल्टा वह मर्द हुआ या औरत हुई? पर नहीं, हमारे समाज में गलत सिर्फ औरत होती है। खैर, मर्द लोग औरत को जो समझते हैं सो तो समझते ही हैं, पर दुख तो इस बात का है कि औरत भी औरत का मर्म नहीं समझती। अच्छा मालकिन, गलती माफ कीजिएगा मेरी। मैं समझ गई थी कि मेरा दाना पानी यहाँ से भी उड़ गया है, पर मालकिन मैंने तो अपना धर्म निभाया है। अब ऊपर वाला जो सजा दे। बोलते बोलते राधा फफक पड़ी थी। विमला जी मौन राधा की एक एक बात सुनती रही थी। उन्हें भी लगने लगा कि राधा कुछ गलत नहीं बोल रही है। तभी राधा बोल पड़ी, अच्छा तो मालकिन मैं जाती हूँ, कहा सुना माफ कीजिएगा। अभी जाने के लिए राधा पलटने को ही थी कि विमला जी बोल पड़ी, हेठी तो देखो जरा, थोड़ा रहन सहन और चाल चलन के लिए टोक क्या दिया, लगी बोरिया बिस्तर समेटने। मैंने तो तुझसे जाने के लिए तो कहा नहीं। राधा की आंखें विमला जी पर टिक गई थी। विमला जी फिर से बोल पड़ी, देख मैं भी औरत हूँ, औरत के मर्म को समझती हूँ। मैंने तो सिर्फ यही कहा ना कि अकेले मर्द के घर में तुझे नहीं जाना चाहिए था। खैर छोड़, अच्छा यह बता, क्या सचमुच किसी ने तेरे साथ जबरदस्ती की थी? अगर की थी तो उसका नाम क्यों नहीं बता देती? राधा का चेहरा अजीब कतार सा हो आया। वह बोली, उसका नाम बता दूं तो मेरे माथे पर लगा दाग मिट जाएगा। अरे मैं तो थाना पुलिस भी कर देती मालकिन, पर अपनी गांव की गीता को याद करके चुप हो गई। मुखिया के बेटे ने गीता का वही हाल किया था जो मेरे साथ हुआ। उसने तो थाना पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, पर हुआ क्या? रात भर गीता को ही थाने में बंद रहना पड़ा और सारी रात मुखिया का बेटा तो आज भी छाती तान कर घूमता है और बेचारी गीता को कुएं में डूबकर अपनी जान गंवानी पड़ी। मालकिन लोग तो मुझ पर ही लांछन लगाते कि सीधे साधे मर्द को मैंने ही फांस लिया। अच्छा मालकिन, बुरा तो लगेगा आपको, एक बात पूछूं? पूछ। अगर आपके पीछे मालिक ने ही मेरे साथ बदसलूकी की होती और मैं आपसे बोल देती तो आप मुझे निकालकर बाहर करती या मालिक को? मुझे ही ना। हाँ, 2-4 रोज मालिक से मुंह फुलाए जरूर रहती, फिर आप दोनों एक हो जाते। और बोलते बोलते राधा फफक पर रो पड़ी थी। विमला जी ने गौर से राधा के चेहरे को देखा।
कुछ देर वैसे ही देखती रही, फिर जैसे ध्यान टूटा था उनका बोल पड़ी थी, अच्छा अब रोना धोना छोड़, देख तो कितना समय हो गया है, सारे काम ज्यों के त्यों पड़े हैं, चल चल कर पहले नाश्ता कर ले। फिर मालकिन का इतना बोलना था कि एक बारगी फुर्ती से जाग उठी थी राधा में, आंसू पोंछती हुई वह तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।